हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 13 मार्च और आज की वीडियो में हम 13 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मार्च के दूसरे बुधवार को। अगला है, 5 दिवसीय जो यशांग उत्सव है ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो जो यशांग उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है लास्ट 6 मंथ की, जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की। तो अगर इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यूपी PSC हो गया, RO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो इसे आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे रामचंद्र पौडेल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जो ट्रोपैक्स 2023 है ये आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है कोलंबिया ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2023 में किडनी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2023 में जो किडनी दिवस है ये मनाया गया 9 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। वैसे जो किडनी दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो ये जो है हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो याद होगा आपको सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग को जो है तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो दोस्तों ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो कि हमने रिवाइज किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का है इसका उद्देश्य है भारत में युवाओं को सशक्त बनाना और इसके अलावा शहरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये उद्देश्य है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन नेशनल यूथ कॉन्क्लेव स्मार्ट सिटीज मिशन MOHUA युवा मामलों के विभाग और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान NIUA द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा है। ठीक, एक बात तो ये ध्यान रखनी, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 13 और 14 मार्च 2023 को। ये जो कार्यक्रम है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि G20 की 2023 में मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है। और अर्बन 20 और यूथ 20 सगाई समूहों के साथ संरेखित किया गया है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है, राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 13 से 14 मार्च 2023 के दौरान। ठीक है, उद्देश्य क्या है वो आपने यहाँ पे देखा। और ये जो कार्यक्रम है ये अर्बन 20 और यूथ 20 जो समूह है उसके साथ ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक, अर्बन 20 यूथ 20 ये है क्या? तो ये एक समूह है, इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे अर्बन 20 की अगर हम बात करें तो जो अर्बन 20 है इसके क्या काम होते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे।
तो जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये अर्बन 20 के क्या है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, या आप कह सकते हो कि ये इस चीज़ को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय पहचान की चैंपियन, ठीक है, ये चीज़ होगी। डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना, ये अर्बन 20 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पर्यावरणीय रूप से दायित्वपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ये अर्बन 20 के अंतर्गत आता है। अब ऐसे ही यूथ 20, ये भी एक क्या है, ये भी एक समूह है। इसके अंतर्गत क्या काम आते हैं, यानी किसके लिए ये जिम्मेदार है। तो जो यूथ 20 है इसके अंतर्गत आता है कि शांति निर्माण करना, सुलह करना, युद्ध रहित युग की शुरुआत करना, इस तरीके से ये यूथ 20 के काम आती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवाओं को शामिल रखना, ये चीज़ है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी लाना, ये इसका उद्देश्य है। स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, ये यूथ 20 के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि यूथ 20 और अर्बन 20 के साथ जो है राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 13 से 14 मार्च को। अगला है, करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बन रहा है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड में जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है तो इसका मतलब क्या है, तो ये उत्तराखंड में बन रहा है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनको बढ़ावा दिया जाएगा। 900 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी और हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जो गेस्ट हाउस होंगे वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट की सुविधा होगी, ठीक है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि जो ई वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रदूषण रहित होते हैं ये, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। तो इन्हीं को बढ़ावा देने का उद्देश्य है इसका, और इसीलिए 900 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे हर 30 किलोमीटर के दायरे में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में ये बनाया जा रहा है। अगला है, किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है, तो ये पेश किया है यूके ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पेश किए गए यूके के अवैध प्रवासन विधेयक का उद्देश्य हजारों प्रवासियों को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध अप्रवासन के मुद्दे से निपटना है। बिल यूके सरकार को कुछ अपवादों के साथ अवैध रूप से देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार देता है, ठीक है। ये जो बिल पास किया गया इसके तहत ये अधिकार दिया गया। यह ब्रिटिश संसद को देश में अनुमत अप्रवासियों की संख्या पर एक कोटा निर्धारित करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि अवैध प्रवासन के लिए एक अभी जो विधेयक पास किया गया वो किसके द्वारा, तो यूके के द्वारा इसको पास किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो प्रवासी हैं उनको छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोकना, और जो अवैध अप्रवासन है उसको रोकना, ये इसका उद्देश्य है। अगला है, वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में ये होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 के दौरान, ठीक है, कहाँ पे, प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। WFI यानी कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के जो 5 प्रमुख तत्व हैं, जैसे मोटे अनाज, श्री अन्नदा, सुपर फूड ऑफ इंडिया, नवाचार और संवहनीयता, हरित खाद्य, श्वेत क्रांति 2.0, भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना और प्रौद्योगिकी एवं डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन दिल्ली में होगा, ठीक है, 3 से 5 नवंबर 2023 के दौरान होगा। और जो WFI वर्ल्ड फूड इंडिया है इसके जो प्रमुख 5 तत्व हैं,
इसके जो 5 प्रमुख उद्देश्य आप कह सकते हैं वो क्या है, तो वो यहाँ पे आपने देखे, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा 3 से 5 नवंबर 2023 में। अगला है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार किसने जीता, तो ये किस देश ने जीता है, ये जीता है भारत ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है ये भी ध्यान रखना है, तो जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म फोर्स ITB बर्लिन 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। तो कोई यहाँ से कितनी बातें ध्यान रखनी है कि किस देश ने ये गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया, तो ध्यान रखना है आपको भारत ने। ठीक है, और कौन से अवार्ड्स थे, तो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स, ये भी ध्यान रखेंगे 2023 के। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में हुआ। ठीक है, वहीं पे इस अवार्ड को दिया गया। भारत के किस मंत्रालय को, पर्यटन मंत्रालय को दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। इसे टीवी या सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, ये श्रेणी भी ध्यान रखेंगे। गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन सिटी जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। वैसे नाम आपको याद रखेंगे तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड है, तो ये पर्यटन के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, महिला खेल प्रतियोगिता। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के हिस्से के रूप में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो याद होगा आपको 8 मार्च को। युवा मामले और खेल मंत्रालय 10 मार्च से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम, खेलो इंडिया 10 का दम जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कर रहा है। कौन आयोजन कर रहा है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। देश के 50 से ज़्यादा शहरों में होने वाली इस प्रतियोगिता में करीब 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी और खेल में 10 खेल शामिल है और इसीलिए इसका जो नाम है वो रखा गया खेलो इंडिया 10 का दम। टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है, तो उन महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करना जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ थी। यानी क्या है कि कई बार होता है कि जो महिलाएं हैं वो खेल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है लेकिन उनको कोई मंच प्रदान नहीं हो पाता है, तो इसका उद्देश्य यही है कि इनको मंच प्रदान करना। देश के 50 से ज़्यादा शहरों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप खेलो इंडिया 10 का दम जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन 10 से 31 मार्च के दौरान किया जाएगा और उद्देश्य क्या है, तो वो आपने यहाँ पे देखा कि जो महिला एथलीट है उनको मंच प्रदान करना। अगला है, सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, असम ने। दोस्तों असम ने 9 मार्च 2023 को सबसे बड़ी संख्या में हस्तलिखित नोट्स का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक, अब ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस पे आधारित है, तो इसे असम सरकार को अहोम वंश के महान योद्धा लचित बोरफुकन पर हस्तलिखित निबंधों के दुनिया के सबसे बड़े फोटो एल्बम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये बात अगर ये आए कि हस्तलिखित सबसे बड़ा हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसने बनाया, तो असम ने बनाया। ठीक, अब ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है किस पे आधारित है, तो अहोम वंश के जो महान योद्धा है लचित बोरफुकन, इन पर जो है ये आधारित है हस्तलिखित नोट्स। ठीक, अहोम वंश के राजा थे लचित बोरफुकन, इन्हीं पर ये आधारित है, इन्हीं के बारे में इसमें जो है जानकारी दी गई है। लचित दिवस पर राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जहां छात्रों द्वारा लचित बोरफुकन पर निबंध प्रस्तुत किए गए थे। तो ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फोटो एल्बम या आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित नोट्स का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसने बनाया, तो ये असम सरकार ने बनाया है। अहोम वंश के एक शासक थे लचित बोरफुकन, इन पर ये आधारित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया,
तो ये लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को पहाड़ी डोडा जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट है पहाड़ी डोडा, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। डोडा जिले में सबसे ऊंचा जो तिरंगा है वो 100 फीट ऊंचे खंबे पे लगाया गया। ठीक, ऊंचाई भी ध्यान रखना। सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने इसको फहराया है। उन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना कि किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया जम्मू कश्मीर में और 100 फीट ऊंचे खंबे पे इसको लगाया गया। अगला है, भारत में CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 10 मार्च को। दोस्तों भारत में जो CISF दिवस है ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF क्या है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको हिंदी में कहेंगे। तो ये जो है 1969 में स्थापित किया गया था और 10 मार्च को स्थापित हुआ था, तो इस वजह से 10 मार्च को जो है हर साल इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वैसे ये जो CISF है इसकी अगर हम बात करें कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसका कार्य क्या है कि जो सरकारी कारखाने हैं और इसके अलावा जो अन्य सरकारी उपक्रम हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अर्धसैनिक बल है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। इस वजह से 10 मार्च को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रयासों और योगदान की सराहना करने के लिए हर साल 2023 में, ये 2023 में 54वां मनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, और हर साल 10 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों विराट कोहली वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे बड़े स्कोरर बन गए हैं। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ठीक, अब जो विराट कोहली है इन्होंने कितने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? तो विराट कोहली ने 89 मैचों में 104 पारियों में 50.84 की औसत से 4729 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है पहले नंबर पर, क्योंकि विराट कोहली दूसरे नंबर पे बने हैं। तो पहले नंबर पर आता है नाम सचिन तेंदुलकर का, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन बनाए हैं? तो 6707 रन बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने 110 मैचों में और 144 पारियों में। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा जो रन बनाने का रिकॉर्ड है वो है सचिन तेंदुलकर के नाम पे। दूसरे नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली। ठीक, तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 13 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में किसने पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था ए नेफ्यूरियो, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अटुक्कल पोंगल जो फेस्टिवल है ये मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं केरल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कोशिश करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।